जैसा सामान्य व्यक्ति एक बात समझता है कि हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बोलो, केरल नहीं, उत्तर प्रदेश में बोलो, बिहार में कहीं बोलो, गांव से लेके देहात से लेके और महानगर तक, मुस्लिम लीग, और उससे पूछो, जिससे बोलो कि भाई तुम्हारे सामने दिमाग में क्या बात आई, कोई ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नहीं आएगा उसके दिमाग में, वो कहेगा जिन्ना नहीं। अब ये कैसे संभव है कि हम मुस्लिम लीग बोले और देश के दिमाग में जिन्ना की फोटो ना आए? क्या एआई टेक्निक जो नई आई है उससे ऐसा संभव है क्या? देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ को छोड़ भी दें, अगर मान लीजिए शाब्दिक अर्थ छोड़ देते हैं कि चलिए मुस्लिम शब्द है इसलिए हम इसको इंटरप्रेटेड इस तरीके से कर रहे हैं, तो जो दो नाम आपने बताए, बी पोकर और मोहम्मद इस्माइल, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 27 ठीक 12 दिन बाद 27 अगस्त 1947 को ये दोनों नेता एक बैठक बुलाते हैं, मुस्लिम जितने भी मुस्लिम नेता होते हैं उस समय के, और वो क्या एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि इस देश में एक मुस्लिमों के लिए अलग से सीटें होनी चाहिए, जहां पे सिर्फ मुस्लिम लोग खड़े होंगे, सिर्फ मुस्लिम मतदाता मतदान करेंगे और सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये सिर्फ 12 दिन बाद, आजादी के सिर्फ 12 दिन बाद ये बैठक हुई थी, ऑन रिकॉर्ड है। बैठक में इन लोगों ने डिसीजन लिया। 1954 में जब हिंदू कोडिफाइड लॉ बन रहा था, तब जब संविधान सभा की बहस हुई तो उसमें शायद मोहम्मद इस्माइल राज्यसभा सांसद थे, तो उन्होंने नेहरू जी का धन्यवाद देते हुए कहा कि जो है हमें बड़ा अच्छा नेहरू जी ने किया कि हमारे लिए कोई कानून नहीं बनाया, हमको अपना शरिया कानून जो हमारा है वो लागू करने दिया। तो ये दो वाकया जो है वो ये मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं कि वो ये समझे कि क्या इसको मुस्लिम समझा जाए या फिर सेक्युलर समझा जाए, क्या समझा जाए। तीसरी बात मैं आता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरीके से कम्युनल एलिमेंट पैदा हो गए थे कि उसको एलिमिनेट करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए जामिया मिलिया की स्थापना दिल्ली में की गई। कुछ जो उस समय के मुस्लिम नेता थे जो ये मानते थे कि भाई कम्युनलाइज नहीं होना चाहिए, कुछ सेक्युलर नेचर करके करना चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए, और वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्थापना हुई थी उसमें भी ये सारे नेता ही वहां मुस्लिम लीग के नेता उस समय थे, हालांकि आजादी के पहले की बात है। लेकिन तो ये तीन जो बातें हैं, अगर इन तीन बातों को अगर एनालिसिस किया जाए और देखा जाए तो ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि भाई ये सेक्युलर है या क्या सेक्युलर नहीं है। एक जो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप कम्युनल कह देते हैं, लेकिन जिसके नाम में जो है सीधे सीधे मुस्लिम लीग लिखा हुआ उसको आप कह रहे हैं कि सेक्युलर है। ठीक रुद्र, आएंगे आपके पास दोबारा। मेरी रुचि इसमें नहीं कि नाम में हिंदू लिखा हो या मुसलमान लिखा हो, इससे कम्युनल और गैर कम्युनल का मसला मैं नहीं मानता, मैं तो आचरण परखता हूं। जा इसी ब्रांच ने, जिसे नहीं लिखा रहता मामा का ढाबा असली ढाबा यही है, वैसे ही जो नई जो कांग्रेस वाली जिसको कांग्रेस सर्टिफिकेट दे रही है, मैं इसी की बात कर लूं, छोड़ो जिन्ना। हालांकि जिन्ना की कोई मुस्लिम लीग नहीं थी, यह भी गलत जानकारी है पवन खेड़ा को। जिन्ना तो खुद मुस्लिम लीग की गाड़ी में बैठे जब तक उनका मन हुआ, फिर पाकिस्तान चले गए थे वहां लेके। जिन्ना ने थोड़ी बनाई थी मुस्लिम लीग, जिन्ना तो 6 साल बाद जब देखा माहौल बन गया तो आए थे। खैर, जब इन्होंने ये मांग कर दी कि मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित कर दो लोकसभा में, और वहां केवल मुसलमान खड़ा हो और मुसलमान ही वोट करें, ये सेकुलर नहीं। इनका नाम मान लो मुस्लिम लीग की जगह सेकुलर लीग भी होता तब भी मैं इनको कम्युनल कहता। खैर, मतीन साहब, ये अचानक से जिस मुद्दे पे हिंदुस्तान के किसी कोने में सुगबुगाहट नहीं थी, ठीक, ये कोयलों पे पंखा करके ये शोले भड़काए गए, जो इसके पीछे क्या मंतव्य दिख रहा है? मुझे तो लगता है ना कि मुस्लिम लीग का भारत में अभी कोई बहुत बड़ा रोल हो या कोई बहुत भारत की राजनीति को प्रभावित करे, ऐसी तो स्थिति है नहीं। हाँ, अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप बता रहे थे कि ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना केरल में हुई। ये 10 मार्च 1950 में
राजाजी हाल मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना मैंने नहीं हुई। कहा केरल में हुई, मैंने क्या कहा केरल में हुई? मैंने कहा ये दो सिपाही थे जिन्ना के खास चेले बी पोकर और मोहम्मद इस्माइल, ये बोला मैंने। अच्छा खैर, जी। मैं कह रहा हूँ हाँ, कि गौर से सुन असल लो भाई। में जी देखिए 2013 और 2014 में ये एक युग था, मोदी युग। और आप देखें कि जिस तरह से बाहर विदेशों में मोदी जी को और एनआरआईज ने और तमाम के तमाम लोगों ने एक बहाव था कि सब लोग, क्योंकि एनआरआईज के जरिए से फंडिंग होती है और भी चीजें हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बगैर फंड के तो चलती नहीं है। तो इस तरह से माहौल क्रिएट हुआ था विदेश से देश में, और मोदी जी की सरकार 2014 में आई। अब आप देखें कि मेरा ख्याल से 9 साल में पहली बार ये स्टेट विजिट हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्टेट विजिट है। और जिस तरह से न्यूयॉर्क और तमाम विदेशों में, उससे ठीक 20 दिन पहले ये राहुल जी ने जो यात्रा की है, जैसे दांडी मार्च होती थी पहले, उसके बाद ये बहुत बड़ी भारत की बड़ी यात्रा है कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के। और उसके बाद में जब ये नहीं मतीन राहुल भाई, गांधी इसका जी आज केरल के गए सवाल हैं। से क्या लेना देना? मैं मुस्लिम लीग पर सुनिए, सवाल कर रहा हूँ, सुनिए। आप भारत जोड़ो यात्रा बता रहे हो, ये सुनिए। त्रिपाठी जी क्या बताएंगे? ये मुस्लिम लीग पर बोलेंगे? हाँ, गजब कर रहे हो। जरा जरा जहमत करें सुनने की। जी। पूरा आपका मैंने पूरा लेक्चर सुना, आप जरा जहमत करें। नहीं मेरे प्रश्न जिस पर उत्तर अंदाज- दीजिए। भारत यात्रा मैं पर केवल उत्तर ही- त्रिपाठी बोलेंगे भाई? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये राहुल गांधी जी की 21 दिन पहले की ये जो यात्रा है, जिस तरह से वहां पे लोगों का प्रेम, स्नेह और एक जबरदस्त एक इम्प्रेशन जो मिल रहा है, लोगों का प्यार मोहब्बत जो मिल रही है, ठीक है मतीन साहब, ठीक है, ये मोदी सरकार ठीक है, ठीक और है, मोदी ठीक सरकार है। के मैं समझ गया तमाम डॉक्टर के मतीन, तमाम अभी रोकूंगा आपको, अब आपको रोकना होगा। मैं समझ गया डॉक्टर मतीन को शायद मुस्लिम लीग के विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए वो ये बता रहे राहुल गांधी की यात्रा कैसी चल रही है। उसके लिए तो कांग्रेस का मेरे पास आता ही है मैसेज, कैसी यात्रा चल रही है, उसके लिए मतीन से थोड़ी पूछना भाई। गजब करते हो, मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो? ना ये नहीं चलेगा मेरे साथ, नहीं ना। केबी त्रिपाठी जी, गांधी जी से ज्यादा उदार मन कोई नेता नहीं हुआ क्या? लेकिन ये दुस्साहस तो गांधी जी भी नहीं कर पाए जो राहुल जी कर गए। साहस कहो दुस्साहस कहो कुछ भी, वो भी नहीं कह पाए थे बापू भी कि मुस्लिम लीग सेकुलर है। नहीं, ये तो गांधी जी से भी आगे निकल गए। नहीं अमिताभ जी, इस पे मैं यही कहूंगा कि जो गांधी जी आप कह रहे हैं ना, गांधी जी जब तक थे तब तक ये मुस्लिम लीग ही नहीं थी। गांधी जी के जाने के बाद ये इंडियन यूनियन मुस्लिम नहीं, जो लीग आई बात है, इसलिए जिसका मैं गांधी जी इसके शुरू बारे में खंडन कहते कर चुका, वही बात आप दोहरा रहे हो। मैंने 2 नाम बता दिए, गूगल कर लो, ये जिन्ना के खास चेले थे कि नहीं? अमिताभ जी, आप जो कह देंगे उसी पे दूसरा बोले। आप दिन को रात कह दो, हम रात कहेंगे, ऐसा तो प्रेम में होता होगा अमिताभ जी, डिबेट में नहीं होगा जी। आपने जिस मुस्लिम लीग को कहा वो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, उसके लिए गांधी हमेशा मुखालफत करते रहे। और राहुल गांधी जी ने जिस मुस्लिम लीग के लिए कहा है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत एक पार्टी है, जिसको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के आधार पर वो राजनीतिक दल बना है। तो ऐसे दल के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा है, और जो कहा है ठीक कहा है। राहुल गांधी जी के कहने के पीछे भी मैं आपको एक आधार बता दूं कि अगर ये पार्टी सेकुलर न होती, तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने इस पार्टी के साथ गठबंधन किया था तब ये सेकुलर नहीं थी। आज सेकुलर नहीं है, या तब सेकुलर नहीं थी, या तब सेकुलर थी आज सेकुलर नहीं है, या उससे पहले इन्होंने जो मांग की थी तब सेकुलर नहीं थी। जिस पार्टी के 3 लोकसभा सांसद हो, जिस पार्टी के एक राज्यसभा सांसद हो, जिसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, उसके बारे में क्या आप ये कह देंगे कि यह भारतीय संविधान के मानकों के खिलाफ है? और भाजपा ने जब गठबंधन किया था, शायद जानकारी होगी ओपी सिंह साहब को, खुलेआम देखें कैसे वो इसको स्वीकारते हैं कि जब उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था तब इस दल की क्या स्थिति थी उनकी नजर में, जो आज अगर जो राहुल गांधी जी ने कह दिया तो इतना बवाल हो गया।
वही बात है कि तुम चाहे तो रेल बेच दो, तुम चाहे तो तेल बेच दो, तुम चाहे तो गेल बेच दो, और कोई चोर को चोर कह दे तो जेल भेज दो। अब ये सब नहीं चलेगा। जनता बहुत समझदार है, और देश ही नहीं दुनिया की जनता जुड़ी हुई है भारतीय राजनीति से, क्योंकि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण दौर है भारतीय राजनीति का। जी, अब आगे देखेंगे कि कैसे चलेगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के जितने मेरे मित्र आते हैं मेरे इस कार्यक्रम में, वो सब कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं बहुत विनम्रता पूछता हूँ कैसे चलेगा, सो ही बता दो भैया। भाई वो भी तो समझे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये अब वो तो 24 में ही जनता तय करेगी। खैर ओपी सिंह के पास चलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहूँ, तथ्यों को घालमेल मत करिए। भारत के चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है, किसी को आपत्ति नहीं, किसी ने नहीं करना। आज आप जिस तर्क को लेके आ रहे हो ना, यही तर्क पलट के आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। जब शिवसेना से आपके का गठबंधन नहीं था तो शिवसेना का नाम सुन के आपको छींकें आने लगती थी। आप लोग कहते थे तो सुपर कम्युनल है। वो रजिस्टर्ड नहीं थी, वो अपने घर में ही पर्चा बना लिए थे अपना। नहीं, भाजपा कम्युनल है ऐसा आप 1,00,000 बार बोल रहे हो। भाजपा रजिस्टर्ड नहीं है, वो सरकार नहीं चला रही। उनके तो 2 सांसद आपने गिना दिए, उनके तो 303 है। तो नमस्ते क्यों नहीं करते हो फिर उनको? जब 2 वाले को नमस्ते करने को तैयार हो तो इनको तो 303 है लोकसभा में। नमस्ते करो, प्रणाम करो झुक के, क्योंकि ये लोकसभा ये निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है और 303 सांसद है और 100 से ज्यादा राज्यसभा में है और देश के कई हिस्सों में सरकार है। तुरंत नमस्ते करो। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये भाई ठीक नहीं, पर नपना एक रखो मित्र। क्या ये बात गलत है कि जो भी मैं भाई नामों में भी मैं तो इतना ज्ञानी नहीं, जो मुस्लिम लीग राहुल गांधी बता रहे हैं, उस मुस्लिम लीग के पिताजी ये 2 लोग थे पोकर और इस्माइल, क्या ये गलत है? अगर नहीं, एक बात। दूसरी बात, मैं तो इतनी पे बहस कर रहा हूं, बाकी बहस में जा ही नहीं रहा। क्या इन्होंने इस्माइल ने ये मांग नहीं रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र? भैया एक मिनट दादा, निर्वाचन क्षेत्र जिसमें मुसलमान ही खड़े होंगे, मुसलमान ही वोट देंगे। अगर इसके बाद भी आप इनको माल्यार्पण करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करिए, कोई रोक थोड़ी ना, लोकतंत्र है मित्र, कोई रोक नहीं।